नमस्कार, मैं पूनम दागर और आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। बुलेटिन की शुरुआत जरूरी खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के भारत मंडपम में देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर चलने वाले विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ कर दिया है। संकल्प सप्ताह कार्यक्रम 3 अक्टूबर से शुरू होकर 9 अक्टूबर तक चलेगा। उद्घाटन कार्यक्रम में भारत मंडपम में देश भर से करीब 3000 पंचायत और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधि साथी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। इसके अलावा ब्लॉक और पंचायत स्तर के पदाधिकारियों, किसानों और अन्य क्षेत्रों के व्यक्तियों सहित करीब 2 लाख लोग कार्यक्रम से वर्चुअल रूप से जुड़े हैं। तो तस्वीरें जहां दिल्ली में पीएम मोदी ने लोगों से बातचीत भी की। बता दें कि 9 अक्टूबर तक संकल्प सप्ताह कार्यक्रम चलेगा। 3 अक्टूबर से ये संकल्प सप्ताह कार्यक्रम शुरू होगा। पीएम मोदी ने संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे संकल्प सप्ताह का शुभारंभ करने, और साथ ही साथ ये संकल्प सप्ताह 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चलेगा। तो वहीं पीएम मोदी ने संकल्प सप्ताह का शुभारंभ करते हुए लोगों से बातचीत भी की। तो प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से बातचीत भी की। संकल्प सप्ताह के आयोजन में कई लोग हिस्सा भी ले रहे हैं इस कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चलेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली पहुंचे, जहां भारत मंडपम में संकल्प सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, उसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। पीएम मोदी ने संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया और साथ ही ये संकल्प सप्ताह 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चलेगा। तो वहीं वसुंधरा राजे गुट के नेता देवी सिंह भाटी के घर वापसी हो गई है। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में देवी सिंह भाटी, श्रवण कुमार चौधरी, भागचंद सैनी और डॉक्टर BL रिंडवा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस मौके पर देवी सिंह भाटी ने कहा कि 5 साल बाद मेरी बीजेपी में वापसी हो रही है। पार्टी ने मुझे गले लगाया है। कुछ परिस्थितियों के चलते मैं अलग हो गया था, जिसके बाद मेरी वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा हुई। जो भी गिले शिकवे थे वो सब दूर हो गए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से भी उनकी बातचीत हो गई है। हम मिलकर बीजेपी की सरकार बनाएंगे। बता दें कि 2019 में देवी सिंह भाटी ने अर्जुन राम मेघवाल को टिकट देने से नाराज होकर ही पार्टी छोड़ी थी और अब वो पार्टी में वापस आ गए हैं। रोसावा गांव के रहने वाले फतेहपुर शेखावाटी शक्ति पैदा करने वाले हमारे ये सारे मंचस्थ पदाधिकारियों को मैं प्रणाम करता हूं कि आज 5 वर्ष बाद में आपने वापस मुझे छाती लगाया और मैं भी बहुत गौरवान्वित हूं। किन्हीं परिस्थितियों से कुछ बिंदु के ऊपर अलग हो गया था मैं, लेकिन आज हमारे जो वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा हुई। कोई थोड़ा बहुत गिला शिकवा था तो वो भी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 1 दिवसीय दौरे पर मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने दम पर यूपी में 80 सीटें और देश में 300 के पार सीटें जीतने वाली है। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा में एक नहीं कई सीएम थे, सरकारी धन का दुरुपयोग होता था। भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले माथा टेकने जा रहे हैं। महिला आरक्षण पर कांग्रेस के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितनी महिलाओं को चाहे टिकट दे, किसने रोका है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज चौहान की अगुवाई में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इसमें तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की देश में सरकार बनने जा रही। जो विपक्षी भ्रष्टाचारी दल हैं वो घबराए हुए हैं, क्योंकि अभी तो जांच हो रही है। जांच की सच्चाई जब सामने आएगी तो कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। मोदी सरकार तीसरी बार आ रही है, इस डर से डरे रह करके वह विपक्षियों का गठबंधन है, जिसको जनता ने नकार दिया है। 2024 में जनता के आशीर्वाद से माननीय नरेंद्र मोदी जी के। चलिए इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। बीजेपी मुख्यालय पर होगी 3 बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाएगा अनुसूचित और महिला मोर्चा। बैठकों से उत्तर प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। बड़ा अपडेट, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। अनुसूचित और महिला मोर्चा रणनीति बनाएगा। बैठकों से उत्तर प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। तो बीजेपी मुख्यालय पर 3 बड़ी बैठकें होनी है।
और बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में हर पार्टी पूरी तरह से चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। और बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी मुख्यालय पर 3 बड़ी बैठकें होनी है लोकसभा चुनावों को लेकर। इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। अनुसूचित और महिला मोर्चा इस बैठक में रणनीति बनाएगा। बैठकों से उत्तर प्रदेश का सियासी पारा पूरी तरह से हाई है। बड़ा अपडेट, जहां लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति, बैठकों से उत्तर प्रदेश का सियासी पारा हाई। हर पार्टी बैठक कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर है। जमीनी स्तर पर सभी की तैयारियां देखो यहां पूरी तरह से देखने को मिल रही है। हर पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी धाक जमाने के लिए लगातार बैठकें कर रहा है। और इसी को लेकर ताजा जानकारी, जहां बीजेपी मुख्यालय पर 3 बड़ी बैठकें होनी है। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी इन बैठकों में। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, 3 बड़ी बैठकें होनी है, किस तरह की रणनीति इन बैठकों में देखने को मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी मुख्यालय पे 3 बैठकें होनी है, जिसमें महिला देखिए एक चीज महिला मोर्चा और अनुसूचित मोर्चा की बैठक होनी है। देखिए, जो महिला मोर्चा की बैठक होनी है उसमें कहीं ना कहीं जब महिला आरक्षण बिल पास हो गया है तो कहीं ना कहीं अब इनकी जिम्मेदारी होगी जाकर वो जाएं और महिलाओं के बीच जाएं और बताएं किस तरीके से बीजेपी ने इस बिल को पास करा है और क्या क्या इनको फायदे होने वाले हैं। हर 75 जिलों में इनकी जिम्मेदारी होगी। 75 जिलों में जाकर महिलाओं से मिले और ये बताएं कि किस तरीके से बीजेपी ने इस बिल को पास करा और उन्हें क्या क्या फायदा होना थी। दूसरी जो बैठक है वो अनुसूचित जनजात की बैठक है। उसमें कहीं ना कहीं जाकर जो उनके विधायक हैं, मंत्री हैं, वो जाकर ये बताएंगे कि क्या क्या बीजेपी किस तरीके से चाहती है, किस तरीके से बीजेपी ने दलितों के हित में काम किया है, किस तरीके से निचले तक जो सबसे निचला तबका था उसको लेकर जब सरकार आई, डबल इंजन की सरकार, तो उसने किस तरीके से काम किया। तो बीजेपी पूरी तरीके से चुनाव के मूड में है और सब बड़े नेता बीजेपी के मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो मौजूद रहेंगे और सबकी अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और सब अलग अलग जिम्मेदारियों के निभाएं और हर हाल में 2024 का जो चुनाव है बीजेपी उसे हर हाल में जीतना चाहती है और ज्यादा से ज्यादा सीटों से ज्यादा से ज्यादा वोटों का मार्जिन हो। ये भी एक चीज लगातार ये कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीता जाए। सीट तो जीतनी ही जीतनी है और ये भी कोशिश की जाएगी कि जो जीत का अंतर वो भी काफी ज्यादा रहे। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, ये कहा जाता है कि राजनीति का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ऐसे में ये तीनों बैठकें आज ही होनी है और अगर आज होनी है तो क्या कुछ तैयारियां, किस तरह का उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है? देखिए, आपको बता दें महिला मोर्चा की जो बैठक है वो लगभग 1 घंटे पहले शुरू हो चुकी है और उसमें जो सांसद थे, विधायक थे वो मौजूद थे और जो महिला विधायक हैं वो मौजूद थी और जो सांसद थी महिला वो मौजूद थी और मंत्री कई मौजूद थी। तो कहीं ना कहीं जो मीडिया ने जब उनसे बात किया इसको लेकर कि क्या आपको क्या लगता है जिस तरीके से बिल पास हुआ है, और एक चीज लगातार कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर अभी भी जो विपक्ष सवाल उठाया तो उनका कहना था कि विपक्ष ने तो कभी कुछ किया नहीं है इसको लेकर, महिलाओं को लेकर हमने कहीं ना कहीं काफी अच्छे काम किए और दोनों डबल इंजन की सरकार ने काम किया और इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा। देखिए, जिस तरीके से ये देखा जाए कि काफी इनके अंदर पॉजिटिव थे और इसको लेकर, इस बिल को लेकर काफी महिलाएं जो विधायक थी वो पॉजिटिव थी, जो मंत्री थी वो पॉजिटिव थी। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं हमने अच्छा काम किया और हमें उम्मीद है 2024 के चुनाव में हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लाएंगे और कहीं ना कहीं महिला। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये, कल से लगातार ये जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही कि जहां कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी महिलाओं को टिकट दे सकती है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी, टिकटों को लेकर भी चर्चा की जाएगी और अनुसूचित जनजात की जो बैठक होनी है उसमें भी कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी कि कौन से चेहरे हैं, किसको कौन ऐसे चेहरे हैं जो जिताऊ हैं। देखिए, हर हाल में वो ऐसे चेहरों को ही टिकट मिलेगा जो जिताऊ हो, जो हर हाल में क्षेत्र में रहते हो, जिनकी अपनी जात के साथ साथ अन्य वर्ग में भी अच्छी पकड़ हो और वो लगातार क्षेत्र में रहते हो। और एक चीज ये सबसे महत्वपूर्ण है, कई ऐसे सांसद हैं जिनकी परफॉर्मेंस काफी खराब है तो उनके टिकट कटने की भी पूरी संभावना है। तो काफी चीजें हैं और बैठक होने के बाद काफी चीजें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन एक निश्चित आपको बता दें, 2024 का चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी के मूड में है। बीजेपी पूरी तरीके से प्लान बना रही है और 75 जिलों में अलग अलग संगठनों को अलग अलग सम्मेलन करने के लिए कहा गया है। तो काफी कुछ अब पूरी तरीके से बीजेपी तो पूरी तरीके से चुनावी मूड में। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, आपने कहा कि मजबूत चेहरों को ही टिकट दिया जाएगा। साथ ही साथ चुनावी सीजन है क्योंकि साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी है और 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है हर पार्टी की।
जी बिल्कुल, जिम्मेदारी सबकी होती है। देखिए, बीजेपी में एक चीज सबसे महत्वपूर्ण रहता है, जब भी चुनाव होता है बीजेपी सबसे आगे रहती है। वो एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है, तो कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण है। इसीलिए बीजेपी हमेशा सबसे आगे दिखती है। और तैयारी की बात करें तो जहां तक अभी कई ऐसी पार्टियां जिनके संगठन है, बीजेपी का अपना संगठन लगातार काम कर रहा है, बूथ कार्यकर्ता से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर और जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है वो पूरी तरीके से लगातार जनता के बीच में है और लगातार जनता में जाकर जो डबल इंजन की सरकार है उनके द्वारा जो काम किया गया उसको लगातार वो बताते हैं कि किस तरीके से हमने काम किया है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, जो महिला मोर्चा को एक नई चीज जिम्मेदारी दी गई कि इस बार जो नया वोटर है, जो नया वोटर बन रहा है, आप जाकर जो नए नए कॉलेजेस है, स्कूल है, वहां भी जाएं और वहां जाकर भी बताएं कि बीजेपी की सरकार ने क्या काम किया और किस तरीके से काम किया है। और तो काफी कुछ देखने को मिलेगा। और इस बार चुनाव जो है बीजेपी पूरी तरीके से बूथ से लेकर बूथ के जो कार्यकर्ता उसको भी मजबूती से उसका उपयोग करेगी और जो जिले स्तर के कार्यकर्ता और प्रदेश स्तर से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक, और सबकी नजर पूरी तरीके से बीजेपी की, सबकी नजर पूरी तरीके से यूपी पे है। और सबको ये पता है कि जो अगर केंद्र में सरकार बनानी है तो बीजेपी से ही वो रास्ता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के जयपुर के कानौता थाना इलाके में महिला की हत्या के बाद शव को आधा जला हुआ छोड़कर अज्ञात बदमाश फरार हो गए। सूचना मिलने पर बस्सी एसपी फूलचंद मीणा, कानौता थाना अधिकारी भगवान साहब मीणा सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद एफएसएल टीम को सूचित किया गया। पुलिस का कहना है कि अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस बीच महिला का अर्ध जला शव मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने आगे बताया कि शव को एमएस हॉस्पिटल में शव को रखवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या कैसे हुई इसकी पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो सूचना मिली, एसएचओ मैं और चेतक डीओ मौके पर पहुंचे हैं। यहाँ आसपास के लोग बागी भी इकट्ठे हुए हैं, सबसे हमने पूछा भी है। ये तो स्थिति मौके को देखने से स्पष्ट है कि कोई मर्डर करके और इसको डाल के और जला के गया है। पूरी जली नहीं है। ये महिला है, करीब 25 साल की उम्र है इसकी। और इसके जो हुलिया है ये हमने हमारे इंफॉर्मेशन ग्रुप पर और इनको वारिसान की तलाश हेतु डाला है और कंट्रोल के मार्फत प्रसारित करा रहे हैं इसको, जो ताकि वारिसान तक सूचना पहुंचे, संबंधित थानों से पहुंचे। जहां भी इसकी गुमशुदगी है वहां से हमारे को कनेक्ट। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को आवास और शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जल्द से जल्द गठन के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 100 साल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास योजना बनाएं। बैठक में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर SCRDA की कार्य योजना प्रस्तुत करें। SCRDA में लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर और बाराबंकी को शामिल करें। इसके साथ ही राजधानी लखनऊ को SCRDA का मुख्यालय बनाएं और नागरिकों की सुविधा के लिए बाकी जनपदों में रीजनल ऑफिस खोले जाएं। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले रिक्त पदों को भरने की तैयारी में जुटी पार्टियां 15 दिन में विभागों से रिक्तियों के प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए गए। भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक यूपीएससी करेगा भर्ती। यूपीएससी के पद पर जल्द ही अध्यक्ष की तैनाती भी की जाएगी। तो बड़ा अपडेट, जहां प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक यूपीएससी भर्ती करने में जुटा हुआ है। यूपीएससी के पद पर जल्द ही अध्यक्ष की तैनाती हो जाएगी। बड़ा अपडेट, लोकसभा चुनाव से पहले रिक्त पदों को भरने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 15 दिन में विभागों से रिक्तियों के प्रस्ताव भेजने के निर्देश। भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए प्रस्ताव भी मांगा गया है। प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक यूपीएससी भर्ती करेगा। यूपीएससी के पद पर जल्द ही अध्यक्षों की तैनाती भी हो जाएगी। तो 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले रिक्त पदों को भरने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने 12 जून को चुनावी शंखनाद किया था। उसके बाद अब राहुल गांधी आज वो एमपी जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में नवंबर के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां बीजेपी के दिग्गज नेता प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस भी अब इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। आज यानी 30 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वो शाजापुर के काला पीपल में जन आक्रोश यात्रा में शामिल होंगे और विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे।
अगली खबर का रुख करेंगे। ज्ञानवापी परिसर को लेकर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से जिला जज की अदालत में दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर आज सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर में चल रहे सर्वे पर रोक के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने 9 अगस्त को जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें मस्जिद पक्ष ने बताया कि सर्वे के लिए मंदिर पक्ष की ओर से किसी प्रकार का शुल्क नहीं जमा किया गया है और इसी को लेकर आज इस मसले पर सुनवाई होनी है। तो फैसले तक एएसआई सर्वे जारी रहेगा। बता दें कि 6 अक्टूबर की तारीख अभी फिलहाल तय की गई है कि जब एएसआई रिपोर्ट अपना कोर्ट में सौंपेगी उसके बाद कोई फैसला आएगा, लेकिन फिलहाल एआईएम के पुनरीक्षण याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी धर्मेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, लगातार मस्जिद पक्ष की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो मंदिर पक्ष है वो किसी तरह का शुल्क जमा नहीं कर रहा है, किसी तरह की मदद नहीं दे पा रहा है सर्वे के लिए। बिल्कुल पूरी बता दें कि मुस्लिम पक्षकारों का आरोप था कि बिना शुल्क के लिए जो है सर्वे कार्य कराया जा रहा है, जो जिसका औचित्य सही नहीं है। इसको लेकर कल सुनवाई भी की गई थी जिला कोर्ट के द्वारा। जिला कोर्ट ने इसको निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है और उसके बाद दूसरा पक्ष जो है ये था, हिंदू पक्षकारों के द्वारा ये मामला कहा गया था। ये व्यास जी का जो स्थाना है ज्ञानवापी के अंदर में, उसकी सुरक्षा को लेकर के कहा गया है। हिंदू पक्षकारों का दावा है कि इसको जिलाधिकारी वाराणसी को सुपुर्द किया जाए, क्योंकि देख कहीं उनका हिंदू पक्षकारों का यह मानना है कि कहीं से इसको छेड़छाड़ किया जा सकता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया बाधित हो सकती है। इसको लेकर के आज जिला कोर्ट वाराणसी में सुनवाई होनी है। लगभग 3 बजे के आसपास जो जिला कोर्ट सुनवाई करेगा और इस पर फैसला आ सकता है। बिल्कुल धर्मेंद्र, इस पर मंदिर पक्ष का क्या कहना है? मंदिर पक्ष हिंदू पक्षकारों का आज जो डिवीजन है तो यही उनकी मांग है कि जो भी साक्ष्य हैं, जो ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान साक्ष्य मिले हैं, उस साक्ष्य को सुरक्षित जिलाधिकारी के पास रखा जाए और उसके साथ ही जो व्यास जी के थाने हैं उसकी सुरक्षा, उसका देख रेख की जिम्मेदारी जो है जिलाधिकारी वाराणसी को दी जाए। इस पर जिला कोर्ट आज सुनवाई करेगा और इसका फैसला लेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र। पंजाब के अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष समिति द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून और लंबे समय से लंबित कई उपायों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का रेल रोको विरोध प्रदर्शन जारी है। बता दें कि आज प्रदर्शन का तीसरा दिन है। गुरुवार को शुरू हुए इस आंदोलन में किसानों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की है। प्रदर्शन में शामिल एक किसान ने पूरे देश के किसानों के एकजुट होने का दावा करते हुए कहा कि अगर किसी ने पंजाब के किसानों के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की तो इस आंदोलन में हरियाणा के किसान भी शामिल होंगे। तो पंजाब के अमृतसर में लगातार तीसरे दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। ऐसे में कई रूट डायवर्जन किए गए हैं। रेल प्रशासन की ओर से कई जो रेल थी उनके रूट डायवर्जन किए गए, उन्हें दूसरे रास्ते से भेजा गया। तीसरा दिन आज जहां लगातार प्रदर्शन जारी है, ऐसे में सभी किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंडियन एयरफोर्स अपनी 91वें एनिवर्सरी के मौके पर आज 30 सितंबर को भोपाल के तालाब के ऊपर ऐतिहासिक एयर शो होगा। इंडियन एयरफोर्स के तमाम लड़ाकू विमान अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। एयरफोर्स की 91वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर ASU-30 मिराज 2000 जगुआर LCA तेजस हॉक्स हेलीकॉप्टर, चिनूक MI-17 V5 चेतक ALH और परिवहन विमान C-130 साथ ही IAL-78 जैसे लड़ाकू विमान शामिल होंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हुसैनगंज स्थित गोल्डन ट्यूलिप होटल में खाना खाने से 25 से ज्यादा डॉक्टर बीमार हो गए। सभी डॉक्टरों को खाना खाने के बाद उल्टी की शिकायत हुई। इसके बाद डॉक्टरों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये सभी डॉक्टर प्रदेश के 29 जिलों से टेक्निकल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आए थे। सीएमओ ने जांच के लिए मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजा है। जांच गुरुवार देर रात शुरू की गई। सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने बताया कि राजधानी लखनऊ में डॉक्टरों के प्रशिक्षण के लिए गोल्डन ट्यूलिप होटल में 25 से 29 सितंबर के बीच इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रदेश के अलग अलग 29 जिलों से डॉक्टर पहुंचे थे। इनका नाश्ता, लंच और डिनर होटल में ही था। गुरुवार को भोजन के बाद 30 डॉक्टरों को उल्टी की शिकायत हुई। इसके बाद सभी की हालत बिगड़ने लगी। उन्होंने कहा कि सभी डॉक्टरों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं गोल्डन ट्यूलिप होटल
में जांच शुरू की गई है। सभी डॉक्टरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। एक साथ 30 डॉक्टर खाना खाने की वजह से बीमार पड़ गए। सबसे पहले डॉक्टरों को उल्टी की शिकायत हुई, उसके बाद उन्हें अस्पताल भेजा गया। बता दें कि सभी डॉक्टरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। सीएमओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं, जांच शुरू हो गई है। जांच के बाद ही रिपोर्ट सामने आएगी। तो वहीं दिल्ली के आजादपुर मंडी में शुक्रवार शाम टमाटर रखने के लिए बनी शेड में अचानक आग लग गई। आग टमाटर रखने वाले प्लास्टिक के कैरेट में लगी थी और तेजी से फैल गई। चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया। वहां मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की 11 गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस आग लगने के कारणों और इससे हुए नुकसान का आकलन करने में जुटी है। तो दिल्ली के आजादपुर मंडी की तस्वीरें, जहां 1 घंटे में आग पर काबू पाया गया। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते मंडी के शेड में भीषण आग लगी थी, जहां मौके पर पहुंची दमकल की 11 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 1 घंटे तक दमकल की गाड़ियां कड़ी मशक्कत करती रहीं। उसके बाद आग पर किसी तरह काबू पाया गया। हालांकि किसी जनहानि किसी तरह की कोई सामने नहीं आई है, लेकिन इस को लेकर जांच की जा रही है कि किस वजह से आजादपुर मंडी में आग लगी थी। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एएमबी नेटवर्क के साथ।